आदरणीय दर्शकों, बहनों और भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल HC मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का जो उद्देश्य है वो न तो धन कमाना है और न ही मनोरंजन करना है। इसका उद्देश्य केवल समाज में जो फैली हुई वैचारिक प्रदूषण है उसको थोड़ा कम करना है, अच्छे विचार फैला करके। और दूसरा जो हम माध्यम ले रहे हैं वो इस समाज में जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो बहुत ऊंचे पदों पर गए हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत काम किए हैं, तो उन व्यक्तियों की समस्या उनसे पूछ करके उन व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो इस समस्या से पीड़ित हैं। जैसे किसानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, सैनिकों की समस्या है, अध्यापकों की समस्या है। तो इस प्रकार हम ऐसे विद्वानों से उनके विचार लेकर के ये समस्या हल करने के लिए उनके पास भेजते हैं। आज आप देख रहे हैं 10वीं 12वीं के लगभग सभी बोर्डों के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और वे कुछ बच्चे परेशान हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो इस संदर्भ में हम एक वीडियो बना रहे हैं जिससे बच्चों को ये पता लगेगा कि 10वीं के बाद और 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक में क्या क्या जो है उनकी ऑप्शन हैं। और मेरे साथ बैठे हुए हैं पॉलिटेक्निक CR के डॉक्टर सुभाष दहिया जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पॉलिटेक्निक में एज लेक्चरर और एज प्रिंसिपल भी काम किया है। बड़ा अच्छा अनुभव है और उनसे जानेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू जी। और आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को सभी को नमस्कार। और आपको इस बात के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि जो उद्देश्य लेके आप चल रहे हैं सोसाइटी में, इसमें आप लगातार सफल हों और इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप थोड़ा अपना परिचय बताएं। कहाँ आपने जन्म लिया, कहाँ शिक्षा प्राप्त की और कितनी कितनी जगह सर्विस की, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। मलिक साहब, मैं गाँव सिसाना में मेरा जन्म हुआ। सिसाना वो गाँव है होशियार सिंह जी का, हाँ, जिनको जन्म पहला परमवीर चक्र जीवित मिला था। हाँ जी, वो होशियार सिंह। हाँ जी, यस, उनको बहुत बहुत नमन है। वो हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है। और वो गजब के आउटस्टैंडिंग वॉलीबॉल के प्लेयर भी थे। और वो हमारे खास तौर से उस एरिया में और पूरे भारतवर्ष में ये बहुत प्रेरित करते हैं युवाओं को। तो आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मेरी मलिक साहब जो स्कूलिंग हुई वो गांव के स्कूल में हुई। सिसाना से गवर्नमेंट हाई स्कूल सिसाना से मेरी स्कूलिंग। और स्कूलिंग में भी मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना। आपके अध्यापक, आदर्श अध्यापक बता रहे थे कुछ? हाँ, तो उस टाइम पे जो है वो मेरे को बहुत अच्छे शिक्षक मिले। और पर्टिकुलरली मैं वैसे तो सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ और सभी शिक्षक ही होते हैं। तो लेकिन उनमें से भी अगर मैं कुछ को हाईलाइट करूँ तो जैसे मैंने जो 9th 10th की थी, 8th 9th 10th में उस टाइम जो हेडमास्टर थे वो तो रिशाल सिंह थे, बैयापुर के। रिशाल सिंह जी बैयापुर। हाँ, वो उनका एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गजब का था। और जो शिक्षक थे वो भी गजब के थे। और एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि हर टीचर को वो प्रेरित रखते थे। अच्छा, आप गणित की भी बात? हाँ, अध्यापक थे कुछ। अगर गणित की बात करूं तो मैं लिटरली उसने तो मेरे को रिफॉर्म किया। गणित जो है मेरा शुरू से बहुत फेवरेट, बल्कि हॉबी कह सकते हैं, उस टाइप का सब्जेक्ट रहा है। तो उसमें एक रामनिवास शर्मा जी थे खरखोदा से, फिनोमिनल। उनके सचमुच में ये कहूँ कि वो जो गणित की जो फाउंडेशन थी वो इंजीनियरिंग में गणित की बहुत एप्लीकेशंस होती हैं। तो आगे तक वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रही। और मैं आपके बस बल के इस YouTube के माध्यम से भी मैं उन सबको फिर नमन करता हूँ, शिक्षकों को नमन करता हूँ और उनको मैं इस बात के लिए धन्यवाद। टीचर इज द बिल्डर ऑफ ए नेशन, नो डाउट। उसके बाद फिर आपने आफ्टर 10वीं करने के बाद फिर उसके बाद मैंने मलिक साहब इंजीनियरिंग में डबल ग्रेजुएशन की। यस। दो स्ट्रीम्स में की। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की और मैंने सिविल इंजीनियरिंग दोनों में। वेरी गुड। यस। उसके बाद में फिर मैंने एमटेक किया REC कुरुक्षेत्र से। यस। और देर आफ्टर मैंने PhD भी, जो REC पहले ओरिजिनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, बाद में NIT हो गया। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी डॉक्टरेट की। डॉक्टरेट कंप्लीट किया? यस। हाँ, डॉक्टरेट किया NIT से। और बल्कि बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक था, बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। तो उसमें मैंने डॉक्टरेट किया। तो ये जो फिर आपकी जो प्रेरणा स्रोत थी, कोई और भी कॉलेज लेवल पर है? हाँ, मैं जैसे देर आफ्टर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एज लेक्चरर। यस। तो लेक्चरर के दौरान यहाँ जो ये सोसाइटी है
जैसे यहाँ पर रोहतक में सोसाइटी तो बहुत यस, लेकिन जो ये बहुत ही लीडिंग सोसाइटी है, आर्टिजन सोसाइटी, यस, तो इस सोसाइटी में जो प्रिंसिपल्स हैं वो मिशनरी मोड में रहते थे। यस, वो एक एजुकेशन को मिशन के तौर पर लेते थे। यस, वैसे तो मलिक साहब मैं ये कहूँ कि भाई ये मिशन में ही स्थापित हुई थी। यस, इनका था ही मिशन। यस, बल्कि थोड़ा सा तो मुझे इस बात के मैं शुरू से ही बहुत प्रेरित रहा कि मुझे शुरू में जैसे गांव में मैं सुनता था कि भाई दैया खाप में एक पंचायत हुई सोशल सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए, सामाजिक रिफॉर्मेशन के लिए, उसमें एजुकेशन एक मुख्य मुद्दा था। और वहाँ पर चौधरी छोटूराम, चौधरी माथुराम और जो आपके चौधरी पीरू शौकरन, चौधरी काशीराम और ये सारे चौधरी देवी सिंह नांदल जी और इन सब का बहुत ही मतलब बहुत सारे थे, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, इनका योगदान रहा। हाँ, उन्होंने फिर ये जो डिसाइड किया भाई यहाँ पर एजुकेशन सोसाइटी बने। तो आप ये देखो जिस एजुकेशन सोसाइटी में जमीन दान की गई करीब 100 एकड़, इंडिविजुअल डोनेशंस बहुत बड़े थे, बताते हैं जगदेव सिंह नांदल जी का इंडिविजुअल डोनेशन काफी जमीन डोनेट की। तो आप ये बताओ कि जो बनी ही मिशन मोड में हो तो डेफिनेटली जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, शिक्षक होंगे, उनमें भी एक वो मोड आता है मिशनरी। हाई स्कूल में यहाँ चौधरी हरनंद राय जी, अरे चौधरी हरनंद राय जी तो एक सचमुच देवता थे। और छोटी मोटी वो हमारी सोसाइटी के पार्ट में कई बार एक आधी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, तो वो तो पूछो मत। बल्कि मेरे को एक और भी सौभाग्य मिला कि मैं बहुत यंग एज में यहाँ पर प्रिंसिपल बना। तो प्रिंसिपल यहाँ पर एक छोटूराम सेलिब्रेशन होता था क्योंकि छोटूराम जो है ना हमारी 2 दिन होता है, एक दिन तो स्कूल लेवल का, एक दिन कॉलेज लेवल का। तो हमने उस टाइम पे यहाँ प्रधान थे मास्टर सुरेंद्र सिंह नांदल जी। तो हमारा डिसीजन हुआ कि भाई हम हरनंद राय जी को यहाँ चीफ गेस्ट रखेंगे। और हरनंद राय जी की उस टाइम पर उम्र बहुत ज्यादा थी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि जो हरनंद राय जी यहाँ पर चीफ गेस्ट हुए और उन्होंने वो स्टैंडिंग में अपना एड्रेस नहीं कर पाए, उन्होंने सीटिंग में ही अपना एड्रेस किया और वो बीच में कई बार इमोशनल भी हुई। मैं सचमुच ये कहता हूँ कि उस एक लेक्चर ने ही मेरे को इतना जीवन बदल दिया। अरे बदल दिया। तो जिन्होंने उनसे रोजाना लेक्चर लिए होंगे, आप इमेजिन करो कि एक लेक्चर आदमी को बदल देता है। और जिन्होंने रोजाना ही उनसे लेक्चर लिए होंगे, उनकी क्लास में बैठ के पढ़ा होगा, तो वो कितने सौभाग्यशाली। अच्छा डॉक्टर साहब, सीआर पॉलिटेक्निक में आपका आदर्श कौन रहा? उस अगर स्टूडेंट रहे या फिर लेक्चर रहे? हाँ, छोटूराम पॉलिटेक्निक में मैं जैसे यहाँ पर जब मैं लेक्चर लग के आया तो उससे प्रिंसिपल थे यहाँ रघुवीर सिंह छकारा। हाँ, रघुवीर सिंह छकारा। हाँ, तो रघुवीर सिंह छकारा जी से मैं बहुत प्रेरित था। क्योंकि दो चीज़ों में एक चीज़ तो गजब की थी कि हम ये मानते हैं कि चाहे अध्यात्मवाद में ले लो, चाहे विज्ञान में ले लो, कि एक कर्मयोग होता है और दूसरा आपका ज्ञान योग। मतलब अगर अध्यात्मवाद में कहेंगे तो भी ये दो योग हैं, दोनों योग हैं। हाँ, और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भी ये दो ही बात है कि भाई एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग। तो कर्म योग और उनके मैथमेटिक्स उनका बहुत बढ़िया था। तो उस टाइम क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी डिग्री थी, मेरी सिविल इंजीनियरिंग की भी डिग्री थी, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो मेरे को पूरा लोड था ही, इलेक्ट्रिकल की वो थे। तो ये एज प्रिंसिपल आप कब 97 बिगनिंग 97। हाँ, तो अब रिटायरमेंट कब हुई? हाँ, अभी रिसेंटली हुई है। हाँ, तो जो छकरा साहब के उस टाइम पर कई बार वो कैंपस का राउंड लेते थे। तो एक दिन मैं उनके साथ बोले भाई भैया आओ आज राउंड लेते हैं, तो उस ले लेते थे, किसी फैकल्टी को साथ ले लेते। और मैं उनका थोड़ा सा था एक नो डाउट बहुत ही ज़्यादा उस तरह से। मैं तो विशाल सिंह जो रामनिवास जी बताएंगे और भी बहुत शिक्षक, तो वो मेरे को साथ ले गए और राउंड पे निकले। तो हम राउंड पे निकले तो एक बात मुझे आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये कैंपस जो है इतना वॉल्ड नहीं था, इनक्लोज नहीं था, इसमें ओपनिंग्स थी और पशु आ जाते थे। तो उस टाइम पे जैसे वहाँ पर गोबर गाबर पशु कर जाते थे। तो मैंने वो जो एक वाकया है वो मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि छकारा साहब ने वहाँ पर गोबर गिरा हुआ देखा तो पीएन को नहीं बुलाया, स्वीपर को नहीं बुलाया, अपने आप उठाया। उन्होंने बिल्कुल, मेरे को सीन भी याद है, थोड़ी मिट्टी सी लगाई और वो इकट्ठा सा किया और उसको वहाँ एक सफेदे का वृक्ष था उसकी जड़ों में डाला और फिर वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर। अरे मतलब इसको डिग्निटी ऑफ लेबर की बजाय मैं इसको ये कहूँगा ये डिग्निटी ऑफ टीचिंग थी, जिससे मेरे को एजुकेट बहुत किया। आजकल के बच्चे जो 10वीं पास करके आए हुए हैं या कहीं और जा रहे हैं और जो टेक्निकल साइड में आए हैं, आपके इस इंस्टीट्यूट में यानी सीआर पॉलिटेक्निक में उनके लिए क्या क्या ऑप्शन थे? थोड़ी विस्तार से चर्चा करिए। हाँ, प्रिंसिपल साहब इसमें क्या है कि पहली बात तो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बोल रहा हूँ कि जो युवा इस रीजन में है, इस क्षेत्र में जो युवा है, उनको सचमुच ये सोचना चाहिए कि वो फॉर्चुनेट है
कि ऐसे हब में वो रह रहे हैं जहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई जब आपने बात की एजुकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो यूथ हैं, यूथ हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स है। और ये नेशन अब यूथफुल नेशन है, ऐसा कहा जाता है कि यूथ की आबादी ज़्यादा है। इंडिया फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ आवर यूथ। यस। हाँ, अरे सर मैं इसमें अगर और ऐड करूँ तो मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जैसे विकसित भारत की बात चल रही है आजकल, तो मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 2.0 है, यानी जो दूसरा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, कृषि क्रांति है, और यूथ, ये विकसित भारत के मुख्य कारक है। अगर इन दो बातों पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया गया, यूथ पे और इस पे एग्रीकल्चर पे अगर ध्यान ठीक ढंग से नहीं दिएगा, ये हमारे विकसित भारत के मूल एलिमेंट रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ये इनका जो स्ट्रीम्स तो अगर जो सर मैं ये कह रहा था कि भाई इस रीजन में सर आप रोहतक की बात करें ना, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, ये हम सब के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात रहेगी कि आज रोहतक में 5 यूनिवर्सिटीज है। 5 यूनिवर्सिटीज, और इसमें एक IIM है। और दूसरी इसमें आपकी MD यूनिवर्सिटी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, थोड़ा रिसर्च और अगर टीचिंग क्वालिटी पर और ध्यान दिया जाए। तीसरी यूनिवर्सिटी इसमें विजुअल आर्ट्स है, जो इधर है दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी है, और चौथी यूनिवर्सिटी माथुराम यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग माथुराम यूनिवर्सिटी है। इसमें एक फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी है, इंजीनियरिंग है, इसमें एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है। और एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटी है। अब और इन एडिशन ये बच्चे उनमें भी जा सकते हैं। अरे सर यस, मैं अगर ये कहूँ इन 5 यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट यहाँ पर कई एजुकेशन सोसाइटीज हैं, जैसे एक जाट एजुकेशन सोसाइटी जो 1911 में बनी, एक आपकी गौर ब्राह्मण एजुकेशन सोसाइटी, एक वैश्य एजुकेशन सोसाइटी है, और एक आपकी सैनी संस्था है, और एक ये जो हमारी इसमें है, ये जो है आपका काट मंडी है, विश्वकर्मा। तो सचमुच ये सारी एजुकेशन सोसाइटी मिशन मोड में स्थापित की हुई है, मिशन मोड है। तो बल्कि मैं इन सोसाइटीज को भी आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये 5 एजुकेशन सोसाइटी, 5 यूनिवर्सिटी, इन एडिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इन एडिशन आपकी कुछ स्कूलिंग भी है। तो ये जो हब है एजुकेशन का, इसमें यहाँ सर अगर मैं सम अप करूँ तो कम से कम रोहतक में 60-70 हज़ार यूथ पढ़ रहे हैं। और अगर मैं सभी शिक्षकों को, इन एजुकेशन के संचालकों को, वाइस चांसलर्स को, प्रोफेसर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक निवेदन करूँगा, ये संदेश लेकिन उनको कि यहाँ 60-70 हज़ार यूथ जो इस रोहतक में पढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ 5 साल जिस मिशन मोड में शुरू की गई थी, उस मिशन मोड में अगर वो आके और युवाओं को एजुकेट कर दें, तो आप ये जो बीमारियां ना समाज में, ये भी खत्म हो जाएंगी। और सचमुच ये जो पूरा क्षेत्र है ना, रीजन है, बल्कि भारतवर्ष का प्रभाव हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ का जो यूथ है ना, वो मौलिक तौर से फिजिकल लेबर साउंड है, फिजिकली साउंड है, चाहे वो किसी भी जाति जमात का हो, वो हम सभी हाथों से काम करने वाला, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आपका कोई भी हो। बल्कि मुझे बीच में यहाँ पर एक बात याद आ रही है मलिक साहब, कि सर छोटराम जो है वो कहते थे कि अब तो पाखंड बहुत आ गया, भगवान भी बहुत सारे हो गए, लेकिन वो कहते थे अगर भगवान का साक्षात दर्शन करना है तो 2 जगह कर सकते हो। एक जेठ के महीने में अगर कोई किसान हल चला रहा है तो वहां उस खेत में जाओ और उसके दर्शन करो। भैया उन्होंने बहुत बड़ी, अब उन्होंने ये उस किसान को भगवान नहीं कहा था, उस व्यवसाय को भगवान कहा कि जो इतनी मेहनत तपती लेबर को भगवान कहा। दूसरा उन्होंने, मैंने एक जगह और भी रीड की, और ये बल्कि इन्होंने भी कहा, अपने अम्बेडकर जी ने भी कहा, और इसने अपने सर छोटराम ने भी कहा कि दूसरा स्वीपर सबसे गंदी चीज को सबसे साफ करता है। उन्होंने ये कहा कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आप इन 2 जमातों किसान और मजदूर के लोग, उन्होंने थोड़ा सा उसको और कहा था, जैसे उन्होंने उस बात को अरे है भी सर, सच बताता हूँ आपको कि सबसे गंदी चीज को सबसे साफ करते हैं। डॉक्टर साहब वो जो थोड़ी बात डिबेट होगी, वो जो आपके तो सर मैं उसमें 10वीं वाला ऑप्शन, मैं 10वीं और 12वीं के
अगर इतने ऑप्शंस हैं यहाँ खुले हुए, मैं ये को लिमिट नहीं करना चाहता, नाम से मैं नाम से बताऊंगा सर, क्योंकि लिमिट करना नहीं, बहुत ऑप्शंस हैं। देखो अगर कोई बच्चा हेल्थ में जाना चाहिए, डी फार्मेसी जो मैट्रिक बेस्ड एडमिशन, ये पॉलिटेक्निक में है, पॉलिटेक्निकों में भी है कुछ में। अच्छा। और हमारी जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी है और बहुत सारे कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में भी कुछ में है, जैसे हमारे पॉलिटेक्निक में नहीं। तो डी फार्मेसी, इसका जो थोड़ा एडवांस वर्जन बी फार्मेसी +2 वाले बच्चों के, बी फार्मेसी के बहुत इंस्टीट्यूट हैं। फिर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होता है, जिसमें आपके इस रीजन में आप देखो ना सर, अगर आप भी कोई यूं कहे कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस रीजन में सर छोटराम पॉलिटेक्निक सबसे पुराना हरियाणा का पॉलिटेक्निक, जो 1956 में, 1911 में एजुकेशन सोसाइटी बड़ी स्कूल बना, 1956 में ये बना। चौधरी उदय सिंह मान जी प्रधान थे। तो ये आप अंदाजा लगाओ कि इंजीनियरिंग की एक इंस्टीट्यूशन स्थापित करनी जो गवर्नमेंट ने स्थापित नहीं की थी, तो उस टाइम पर हमारी मैनेजमेंट की ये दूरदर्शिता थी कि भाई इंजीनियरिंग के बगैर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके दूसरी इलेक्ट्रिफिकेशन, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता। ये हमारी सोसाइटी की सबसे पहले अग्रणी सोच थी। तो और क्या ऑप्शन है? अच्छा, दूसरा पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ सर मैं। पॉलिटेक्निक में जो ऑप्शन है, पॉलिटेक्निक में देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये 3 डिप्लोमा सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और आपकी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है। तो और बहुत सारी स्ट्रीम्स, लॉट ऑफ स्ट्रीम्स बच्चों के। हाँ, और अगर आप पॉलिटेक्निक की बात, 10वीं पास हुआ के 12वीं, ये पॉलिटेक्निक में भी दोनों तरह के एडमिशन है, 10वीं हो गया अलग, 12वीं के अलग। पॉलिटेक्निक के एक मैट्रिक के बाद होता है, तो वो 3 ईयर होता है, एक +2 या ITI के बाद होता है, जो आपका लेटरल एंट्री बोलते हैं उसको, वो सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन मिलता है, फर्स्ट ईयर उनका एग्जाम हो जाता है। तो सर मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ ये कहूँ कि पॉलिटेक्निक की बात करूँ, छोटराम पॉलिटेक्निक है, वेस्ट पॉलिटेक्निक हमारी बाद में आया है, थावन यूनिवर्सिटी में आया, उसके बाद में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैम है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सांगी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सांपला है। आप देखो ना कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके फिर जो +2 के बच्चे हैं, +2 के बच्चों के लिए भी, +2 के बच्चों के लिए मैंने बताया बी फार्मा है, +2 की ही स्ट्रीम में आपकी डिग्री है, बीटेक वगैरह है, MBBS है, आपका BAMS है। आपका एक इंस्टीट्यूशन को हम और कई बार भूल जाते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन कन्वेंशनल नहीं हुआ है, जो विजुअल आर्ट्स, दादा लक्ष्मी। तो सर काफी चांसेस हैं, सर चांसेस नहीं, हम गांव में भी कई बार देखते थे, पहले तो हम उनको थोड़ा इग्नोर मार देते थे कि भाई जो ये कई बच्चों में बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट, सिंगर बहुत बढ़िया होते हैं, सिंगर है, डांसर है, एक्टिंग है, और दूसरे आपके आर्ट्स के दूसरे फील्ड हैं, और वो कति बॉर्न, क्योंकि हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं, कोई किसी में गुण किसी चीज़ का होता है, तो उनके लिए विजुअल आर्ट्स आपकी बिल्कुल यहाँ यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके उसमें इतने स्कोप हैं। उसके अलावा सर मैं मैट्रिक वाले बच्चों के लिए कहूँगा, इसके अलावा अगर कोई चाहे कि भाई हम तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में आप BA अच्छे, उसमें बड़े एजुकेशन है, सर जनरली इसमें स्कोप है। जैसे अगर आप इसमें हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंसेज उसमें भी है, साइंस की स्ट्रीम्स हैं, और उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनमें सर आजकल बड़े एडवांस भी आपके स्कोप है। और इनके साथ साथ लेकिन एक बात में हम चूकते हैं, ये टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी, कम्युनिकेशन जो स्किल है ना सर, इसमें हम हेजिटेंट नहीं होने चाहिए। इस कम्युनिकेशन स्किल में पहली बात तो शुरू में हमारी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन हेजिटेंट नहीं हो, उनको अवसर दें, सेमिनार में अवसर दें बोलने के, उनको वर्कशॉप में अवसर दें बोलने के, फिर उनकी क्वालिटी इंप्रूव अपने आप हो जाएगी, एक बार बेस तो तैयार हो जाए। अरे चीज दें हम, सर आजकल अगर कोई भी इंस्टीट्यूट से हमारा पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, अगर इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं करवाएंगे ना, प्रोजेक्ट बनवाओ, प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन करवाओ, आपके जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आपके मीट्स करवाओ, एथलेटिक मीट्स करवाओ, ये बहुत जरूरी है सर। अगर हम फिजिकल आजकल ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अरे सर आप गजब की बात कर रहे हो सर, आप एक सर कभी अगर आपका हमारे इकट्ठा मौका लगेगा तो हम विजिट भी करेंगे। आप सर यूँ पाओगे ओबेसिटी, अरे मोटापा, इस एरिया मोटापा, सर आप बस से उतरते हुए बच्चों को देखो, स्कूल के गेट पर खड़े हो जाओ, एंट्री पर देखो, सभी ओबीस। तो दूसरा इस ओबेसिटी की ड्रॉबैक सर, अगर मैं बीच में एक आधी मिनट लूँगा, जैसे सर मैंने कल ही अखबार में पढ़ा, बल्कि PGI में कोई वो था एक, उसमें किसी डॉक्टर का ये स्टडी थी
यस सर स्ट्रेस लेवल जो है ना, हम कह रहे हैं प्रगति तो हो रही है, देखो घर बढ़िया रहने के लिए हमारा खाना भी ठीक ठाक हो रहा है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा फैसिलिटी सारी, पर फिर भी सर हम स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? दिस इज बिग थिंग। अगर उसने क्या कहा, मैं देखो ये मेरा नहीं, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा, हरिभूमि में पढ़ा हमने हिंदी में, कि भाई यहाँ पर कोई वर्कशॉप वगैरह थी, उसमें किसी की एक स्टडी प्रेजेंट की गई होगी, उसमें ये बताया, ये मैं अपने पास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कल के अखबार के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। तो उसमें ये कहा गया कि जो 18 से 35 का वो है ना यूथ ही कहोगे इसको, तो उन पे स्टडी की जेनेटिकली, और उनकी जो एज है वो इक्विवेलेंट मिली 60 के आसपास, और उसका कारण स्ट्रेस लेवल। हाँ, और ये स्ट्रेस लेवल सर, मैं ये मानता था पहले, जैसे आप और हम तो गांव से आए हैं, गांव वाले थोड़े से बच्चे फिर भी वो होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बताया है कोई बात नहीं, कई बार जो है ना ओले पड़ जाते हैं, चलता है, हाँ ओले पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर खेती करेंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा, हमारे में है एक। तो सर मैं सोचता था कि भाई बेरोजगार यूथ में टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी, या गरीब में स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी, या कोई और कमजोरी किसी कारण से कोई बीमार है वहाँ स्ट्रेस हो सकती है, टेंशन हो सकती है। सर अब सोसाइटी में संपन्न में भी स्ट्रेस, रोजगार वालों में भी स्ट्रेस, गरीबी में भी स्ट्रेस। अरे सर स्ट्रेस इज एवरीवेयर। सर इसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, कि हम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? अरे जीवन के छोटे छोटे बड़े बड़े पलों को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? और इसका कारण सर, मूल कारण एक तो ये जो हमारा जो, क्योंकि एकदम से हुआ सर, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रांजिशन, एक होती है रेवोल्यूशन। ट्रांजिशनली अगर आप डेवलप करते हो ना, तो आपके साइड इफेक्ट नहीं आते। जैसे ये जो दूसरे देश थे ना, जो आपके वेस्टर्न या इनको डेवलप्ड कंट्री का, जापान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बुग्गी, ये जो हमारे वाली गाड़ियाँ थी ये भी होती थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने मोटर कार, स्पीड की वाली कार, और ये बनी। हमने क्या है कि सारी कट पेस्ट की, एक कट पेस्ट होती है सर, कि सीधी चीज खरीद ली, और सीधी बुग्गी और गाड़ी सब किस में आ गई, मर्सिडीज में। तो वो जो फिनोमिना था ना धीरे धीरे डेवलपमेंट का, हमारी एडेप्टेशन का, मिटिगेशन का, वो हम वंचित कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले वाले 10 साल 20 साल पहले जो एजुकेशन लेवल था, आज जो एजुकेशन लेवल है, उसमें आप किस तरह मानते हो, कम हुआ है या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ा है? देखो या कम हुआ है? देखो सर, उसका क्या कारण है? देखो सर, एजुकेशन का जो स्तर की बात कर रहे हो आप, उसमें एक बात थी कि अगर आप 90s तक और 2000 तक भी देखोगे, या जो जब ये हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं हुई थी वहाँ तक देखोगे, तो वहाँ तक हमने पहले ही बताया कि इतनी सारी एजुकेशन सोसाइटी सर ज़मीन डोनेशन करके, चंदा करके वो बनी। इसका मतलब क्या था? मिशन था, और टीचरों में मिशन था। सर मुझे याद आ रहा है, मैं फिर उस टीचर की याद करूँगा आपको बात, वो जो हेडमास्टर इसाल सिंह जी थे, वो कम से कम 9th 10th में मेरी क्लास में, बल्कि कहूँ स्पेसिफिकली मेरे लिए क्लास में खड़ा करते थे कि भाई दैया, सुभाष कहते थे, सुभाष दैया तो वहाँ से भी हैं, तो सुभाष भाई आप ये बताओ कि बुक्स की कमी हो, कोई टॉपिक की बात हो, कोई वो, उससे मुझे अब उस टाइम पता नहीं लगा। वो फिर भी मेरे पास आते रहे, और मैं भी सर सोनीपत जाता था तो भैयापुर में उनको एक बार नमस्ते करते, भैयापुर गाँव के, ये अपने जो रामनाथ शर्मा जी थे, मैं कभी उधर से गया तो वहाँ मैं उनको नमस्ते करके ही निकला, और वो रोहतक आए तो वो एक बार मेरे से यहाँ दर्शन दे के। तो सर यूँ बताओ ना कि एक हेडमास्टर आ रहा है, इट मीन्स ऑफिस में भी डिस्कशन होता था कि भाई उस बच्चे में ध्यान, वो उस बच्चे का, उसका ये वो। अब क्या हो रहा है, अब आ गया प्रोफेशन, और एजुकेशन को प्रोफेशन नहीं, एजुकेशन इज ए मिशन। पेडागॉजी इज नॉट ए प्रोफेशन बट इट इज ए मिशन। तो आप अध्यापकों को और जो आजकल काम कर रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए? उनका सर मैं आज के संदर्भ में संदेश दूंगा कि सर आप ये बताओ, एक तो ये जो एजुकेशन सोसाइटी है, इनको मैं जरूर थोड़ा सा यहाँ एड्रेस करूँगा। ये 5-6 एजुकेशन सोसाइटी हैं, ये सचमुच सारी एजुकेशन सोसाइटी एक से एक बढ़ के रही है, बड़ी मुश्किलात में इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो खास तौर से इनकी मैनेजमेंट, इनके प्रिंसिपल्स और इनके शिक्षक, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई आज जो है ना वो 5 गज पर झगड़ा कर ले, 5 गज पे मर्डर तक के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन्होंने किलों तक दान दिए हैं। और अगर मैं इस एजुकेशन सोसाइटी छोटराम की बात करूँ, मैं ये या ये जाट एजुकेशन सोसाइटी की बात करूँ, इससे प्रेरित होकर सोनीपत में एजुकेशन सोसाइटी बनी।
ये हिसार में एजुकेशन सोसाइटी बनी, और जींद में एजुकेशन सोसाइटी बनी, आपकी कंजावला में एजुकेशन सोसाइटी बनी, और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जो है ना वो जनकपुरी दिल्ली में बनी, और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मूर्थल वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है छोटराम के नाम से डी करस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, ये भी चौधरी प्रियव्रत ने शुरू में इनका अपना प्रयास था, और फिर गवर्नमेंट ने ये उस टाइम पर भजनलाल जी सिंह थे तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये जमीन टेक ओवर कर ये उनको भाई हम गवर्नमेंट का ही बना दें, तो इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया अपने प्रयास। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एजुकेशन, तो इनको मैं सर ये कहना चाहूँगा, एक तो सारे समाज को कि भाई वो इन पर नज़र भी रखें, यस वो जो आपकी सिविल सोसाइटीज़ हैं वो नज़र भी रखें इन 5 मतलब इंस्टीट्यूट, नहीं वैसे तो सभी के लिए जैसे यूनिवर्सिटी सतर्कता जरूरी है। अरे सर 70,000 विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, राइट सर। अगर सर 70,000 60,000 यूथ जहाँ पढ़ रहे हैं और उनको हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारा समाज ध्यान नहीं दे रहा है, तो स्ट्रेस तो और बढ़ेगी, स्ट्रेस तो और बढ़ेगी। अब आप यूँ कर रहे हो कि सर यूथ की बात कर रहे थे भाई, आप ये सर मैं प्लीज़ वो चीज़ यूथ से जुड़ी हुई बात है। जैसे सर हम अपना खेत में पौध लगाते हैं, खेत को कितना बढ़िया ढंग से तैयार करते हैं, अगर उसमें नोनी हो तो जिप्सम डालते हैं, अगर उर्वरक किसी मेटल की कमी हो तो हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं, पानी देते हैं, और अगर ऐसा खेत होगा तो उसमें खेती कैसी होगी, खेती कहाँ होगी, बहुत बढ़िया होगी ना। ऐसे खेत में बहुत बढ़िया खेती होगी अगर हम संभाल के सारी बातें की। सर ये बताओ क्या आप इतना ध्यान यूथ पर दे रहे हो? देखिए मैं कल भी मैंने बात की थी, एक माँ है ना वो दूध निकाल कर, जो निकड़ू दूध है वो तो बाबा का दिया हुआ है, और अपने बच्चे ने पानी गिर के दे है। जो बच्चा उसकी सेवा करेगा, जिसने पढ़ना है, जिसको बुद्धि चाहिए, जो बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगा, उसको पानी दे, तो ये अंधविश्वास नहीं और क्या है? अरे सर ये रोल ऑफ द सोसाइटी। पैसा भी देते हैं सर उनको, हमको पैसा भी देते हैं, पैसा भी मिले उनको, उनको उनके सामने झुके भी है, और जो ना अपना जो जहाँ पर जरूरत है अपने पूर्वजों को, उनको बुजुर्गों को सर वहाँ नेगलेक्ट करते हैं उनको। प्रिंसिपल साहब आप भी आस्तिक हैं, परमात्मा विश्वास करने वाले, मैं भी परमात्मा विश्वास करने वाला, पाखंडी तो हमें है नहीं, लेकिन हम दोनों में आप आस्तिक हैं हम सब। लेकिन आस्तिक भगवान को प्राप्त करने के लिए भी सर एजेंट लेने लग गए। अगर हवन घर पे कराते हैं ना तो उस हवन में भी कितने रुपए आ करें, 2100 वाला करें, 3100 वाला करें, 11,000 वाला करें। अरे सर कमजोर हो गए हम। सर वहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन होती थी बैठकों में, जो चौधरी छोटराम जी और जो उस टाइम पे दादा बस्ती राम और जो इनके जो प्रचार थे उससे भी हमारे अंदर साहस था, डरते नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है हमारी जो पॉलिटेक्निक है आपकी, ये जो बाकी जाट इंस्टीट्यूशन है, इनमें जो छोटूराम की भूमिका कितनी मानते हो आप? चौधरी छोटूराम की, यस, चौधरी माथुराम की, यस, और ये चौधरी घाशीराम, और उधर से चौधरी पीरू शौकरन, और ये देव सिंह नांदल जी भी, और भी बहुत आदमी, मतलब ये सिर्फ इनके नहीं, ये अग्रणी थे, चौधरी छोटूराम और चौधरी माथुराम, यस, दोनों, यस, इन दोनों की काफी अग्रणी भूमिका थी, और दोनों के मन में ये था कि एजुकेशन के बगैर सोसाइटी लिफ्ट नहीं होगी। हाँ दोनों में, बल्कि थोड़ा सा एक वो भी था कि एक की इच्छा थी कि भाई थोड़ी वैदिक एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, एक इच्छा थी कि भाई नहीं इसको मॉडर्न एजुकेशन जो है आपकी, तो फिर इनका दोनों का बहुत बड़ा, क्योंकि ये दोनों ही बड़े ब्रॉड माइंडेड थे। तो ये दोनों, या ये जो ग्रुप था सारा, ये मास्टर बलदेव सिंह भी इसमें, और बहुत सारे इन्वॉल्व थे। मैं किसी का नाम अगर चूक जाऊँ तो आप हमसे दोषी ना ठहराए। हाँ, तो सर उसमें जो ये दोनों थे और जो और दूसरे आदमी थे, उन्होंने फिर फैसला किया नहीं एंग्लो संस्कार शुरू करेंगे। यस, इंग्लिश एजुकेशन भी रहेगी, साइंस की एजुकेशन भी रहेगी, और हमारी वैदिक एजुकेशन भी रहेगी, और उसको बढ़ा के स्कूल बना, और स्कूल से फिर ये इतना वट वृक्ष हो गया है। और अब यहाँ पर जो आप कह रहे थे शिक्षक हो सर, 5 डे वीक है। यस, और 5 डे वीक में 2 दिन तो पूरा रेस्ट हो गया। यस, आपके बचे 5 दिन। 5 दिन में हम 7 आवर्स की हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं, 1 घंटे का हमारा बड़े ब्रेक होता है। 7 में से हर प्रिंसिपल को, हर वाइस चांसलर को, हर संचालक को ये ध्यान रखना चाहिए क्या 7 वर्किंग आवर्स में पूरा काम हो रहा है क्या? लिटरली पूरा छोड़ो सर, क्या 5 और 6 घंटे इफेक्टिव काम हो रहा है? यस, यस, आप 5 और 6 घंटे इफेक्टिव काम कर दो, इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव दूसरी एक्टिविटी, सारी बात। दूसरा जो कैलेंडर में होती है ना एक्टिविटी सर एक कैलेंडर बन के आता है, जिसमें ये एक्टिविटी हो, ये एक्टिविटी हो, ये एक्टिविटी हो। एक कोर्स करिकुलम होता है जिसमें ये प्रैक्टिकल होगा, ये असाइनमेंट ये होगी। सर टेंशन ही मत लो, वो सारी कराते चले जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं शिक्षा जगत की, उसको ध्यान में रखते हुए आप शिक्षा के भविष्य को कैसे देखते हो? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? देखो सर, भविष्य तो मैं हमेशा मैं फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन हूँ, आप भी हो गए सर। सकारात्मक सर, कोई दिक्कत ही नहीं। जो आदमी नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि अब जो प्रेजेंटली अगर हम करें
तो सोसाइटी में करप्शन इतना गहरे से पेनिट्रेट हो गया है कि पूछो मत। उसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, उसके लिए सोसाइटी भी जिम्मेवार है, उसके लिए हम सब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सर आप करप्शन को जहाँ पर आप शिष्टाचार बना लो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? मेरिट तो चली गई ना। मेरिट जहाँ पर करप्शन वहाँ से मेरिट गायब हो जाए। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते सर, चल ही नहीं सर। और ये देखो सर, दूसरा साथ साथ पैसे की जरूरत है, आर्थिक तरक्की की जरूरत है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूँ सर कि भाई ये ज़रूरत तो है, लेकिन आप ये देखो कि भाई अब आप कई बार चीफ गेस्ट का भी क्राइटेरिया आपका क्या हो जाता है? पैसा। हाँ। इवन मंदिर वाले भी ऐसे आदमी को बुलाएंगे, बैकग्राउंड पर नहीं जाएंगे, पैसा कैसे कमाया, पैसे कमाया। अब सर थोड़ा सा तो पहले तो ध्यान रखा जाता था इन बातों का कि भाई नहीं यार ये तो ऐसा है, पैसा तो पता नहीं कौन कमा ले। तो वो जो सारी बातें हैं। अगर रही फ्यूचर की बात सर, अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति और उस पुरानी संस्कृति में आधुनिकीकरण को बढ़िया ढंग से प्लेस नहीं करेंगे, अगर हम वहीं खड़े रहेंगे। देखो सर, मैं एक बात मानता हूँ कि दो बातें हैं यहाँ पर सर। एक है भगवान, जैसे हम मान ले आर्य समाज का ही बात करें तो आर्य समाज का हमारे समाज में इतना ज़्यादा प्रभाव पूछो मत, लेकिन सब वहीं खड़े हैं। हाँ, वही खड़े हैं। और एजुकेशन तो रिफॉर्मिंग है। हाँ, अगर हम बिल्कुल परफेक्ट वही मान ले, स्वामी दयानंद के सामने अपनी परिस्थिति थी, आज आर्य समाज के सामने अपनी परिस्थिति, पहली गवर्नमेंट के साथ अपनी चैलेंजेस थे, आज चैलेंजेस दूसरे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बिंदु मेरे दिमाग में आया। आजकल का जो युवा है हमारा, विशेषकर गाँव का, वो नशे पते में, झगड़ेबाजी, मड़ंगेबाजी में फंसा हुआ है। उनको आप क्या संदेश दोगे? उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें दो बातें सर। एक तो है कि भाई हम सीधा उस वनरेबल सोसाइटी पे बोले। वनरेबल सोसाइटी भाई बताया आपने, यूथ, क्योंकि यूथ के बगैर कुछ नहीं है। यूथ ही है, सभी ने कहा कि आज का यूथ कल का देश निर्माता बने। तो अगर एक तो हम कहें सीधे यूथ को ही, भाई तुम यूँ मत करो, तुम यूँ मत करो। आप ये बताओ सर कि यूथ से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप अगर आप रोहतक में घूम के जाओ, बड़े बढ़िया शोरूम दारू के बना रखे हैं। यानी हमारी कथनी करनी में बहुत फर्क है। सरकार की में और अध्यापकों की में भी, और समाज की में भी, समाज की में। हाँ, तो यही कारण है कि बच्चे भटक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों का इतना दोष नहीं है जितना शायद हमारे बड़ों का हो। अभी हमें देख कर आचरण करते हैं। आई विल से जीरो। उनका जीरो है। ये उनका जीरो। सर यूँ बताओ ना, आप जैसे एनवायरनमेंट को दोगे आप तो मैंने वो बताया था, आप पौध, आप जैसे एनवायरमेंट, आप नूनी में आप एक पेड़ लगा दो, ना लगाओ वो लगेगा ही। भाई आपने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है। देखो मैं आपको एक शिक्षा की परिभाषा बताता हूँ, मैंने बनाई है। हाँ सर। एजुकेशन इज एन एटमॉस्फेयर फॉर द जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ inner capabilities already present in the child. This is the begin by। ये आप लगातार सोचते रहते ना सर, उसको और रिफाइन के। अब एक पॉइंट में छोटा हो कि जैसे जॉब्स की बात है। अब जॉब्स के बारे में ये कहूँगा सर, अगेन यहाँ का यूथ ऐसी जगह है जहाँ पर कि जॉब की अपॉर्चुनिटी अपार है, लेकिन वो डिग्निटी ऑफ लेबर शायद इनको कुछ रोक रही है। सर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं, हम उस तरह के रिफॉर्म कर ही नहीं पाए। सोसाइटी को रिफॉर्म होने की जरूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने की जरूरत है, अपनी मूल संस्कृति को रखते हुए। सर जैसे आप ये देखो सर, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हैं, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें अमेरिका रहे हैं। ये शायद ये हमारा जो नेटवर्क हम कर रहे हैं ये भी अमेरिका से। लेकिन सर साथ साथ आप देखोगे कि जो फैमिली स्ट्रक्चर वो हमारा बढ़िया है। जो संस्कृति हमारी जो मूल थी वो हमारी बढ़िया है। तो सर ऐसा क्यों मान लिया हमने कि हमारा कुछ भी बढ़िया नहीं है? सर आप बेटर चुनो ना। कुछ बातें भारत की बढ़िया, कुछ बातें अमेरिका की बढ़िया, कुछ बातें जापान की बढ़िया, कुछ बातें चाइना की बढ़िया। मतलब आप देखो, अगर हम अपनी बिल्कुल वहाँ खड़े रहेंगे आज इंडस सिविलाइजेशन में या वैदिक सिविलाइजेशन में, सर चेंज होना पड़ेगा। अगर वैदिक सिविलाइजेशन को ही हमने बस अपना वो मान लिया, पीक मान ली, तो सर फिर गाड़ी क्यों चला रहे हो, कार ये मॉडर्न हाईवे क्यों बना रहे हो? तो दोनों बातें ना सर। तो जॉब की बात करना चाह रहा था मैं सर, छोटा सा कि भाई यहाँ पे इस एरिया में सर IMT खरखोदा, IMT रोहतक, IMT सांपला, जॉब्स सर कम से कम 1000 ऑफ द यूथ बाहर से लाने पड़े। एम्पल अपॉर्चुनिटी। आपकी जो राजधानी है सर, 140 करोड़ आबादी वाले देश की नेशनल कैपिटल को हम टच करते हैं 3 साइड से। अगर हम हरियाणा की बात करें, चलो हम अगर उनकी बात करें तो उस एरिया को हम टच करते हैं। आप ये देखो सर,
इतनी बड़ी नेशनल कैपिटल में कितने जॉब अवेलेबल होंगे? ये बहुत ज़्यादा है सर। आप अगर मान लो सपोज करो आप इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते, लेकिन बच्चों में योग्यता चाहिए ना, योग्यता एंटरप्रेन्योरिंग होना चाहिए। तो जॉब्स भी आदमी अगर सिर्फ दूध ही क्वालिटी का देने लग जाए, मान लो एक हम डेयरी बना लें, अगर हम सब्जी का फार्म बना लें, अरे सर 140 करोड़ की नेशनल कैपिटल, वहाँ पर कितने एवेन्यूज हैं, कितनी कितनी तरह के हैं। एक्सप्लोर में क्वालिटी पर नहीं कि क्वांटिटी पर जोर देना चाहिए। यस 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 यस। तो वो जो एटीट्यूड है ना, वो एजुकेशन में, ट्रेनिंग में वहीं पे आएगा। तो जॉब्स का तो सर इस एरिया में हमने गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं ना, जैसे हम एरोप्लेन से हम फ्लाई करते हैं, तो जैसे वो एक हाइट पे जाकर हम उसको कहते हैं भाई ये ऑटोमेशन मोड में आ गया है, फिर वो पायलट की जरूरत नहीं, वो अपने आप चल रहा है। सर यहाँ तो जॉब्स और प्रोफेशंस के मामले में तो अभी सोसाइटी को ऑटोमेशन मोड में आना चाहिए, जरूरत ही नहीं। आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरिंग बनो, अपने छोटे छोटे काम शुरू करो। जॉब्स हैं तो जॉब दुनिया भर की यहाँ पे, ज़्यादा यूँ ना देखो इनकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट में जाओ। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट में मत जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, लेकिन करप्शन पे चेक होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने अच्छा एक छोटा, हाँ एक छोटा रह गया सर। मैं एक बात और छोटी सी मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताओ। हाँ तो एक ये था सर कि एक मैं छोटी सी बात कहूँगा सर। एक मुझे एक कविता का एक स्टेंजा याद आ रहा है। यस मैं यूथ को एड्रेस करते हुए बोलना चाहूँगा। वो स्टेंजा है, एक पंजाब के कवि थे, तो उनका स्टेंजा व कविता काफ़ी बड़ी, मैं लास्ट स्टेंजा कहूँगा। उन्होंने जो हम जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं ना, इन समस्याओं पे उन्होंने स्टेंजे लिखे हैं। उन्होंने रोजगार बेरोजगार पे भी लिखा है, शिक्षा पे भी लिखा है, और सारी बातों में भी लिखा है। उसमें लास्ट में एक सेंटेंस, वो उस कविता का नाम है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या, तो उस पर उन्होंने लास्ट में एक स्टेंजा लिखा कि सबसे खतरनाक होता है उन चीज़ों को जिनको हम खतरनाक मानते हैं ना, उनको नहीं होगा ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है, आखिर में बताता हूँ, मैं उस कवि की बात कर रहा हूँ। सबसे खतरनाक होता है न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से जाना काम पर, और काम से लौट कर घर आना, यो कोल्लू का बैल बन जाना। टिफिन उठाया, जॉब पर चले गए, वापिस आ गए, और कोई तड़प नहीं है, सब सहन कर रहे हो, कोई कुछ कर लो, बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसने कहा सबसे खतरनाक होता है न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से जाना काम पर, काम से लौट कर घर आना। अब सर आप देखो ना, आज के दिन भी वो नहीं हो, देखो कि कितनी एडवांस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और आखिर में उन्होंने एक लाइन कही कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अपने सपनों को लाइव रखें, और युवा किसी बात से परेशान ना। डॉक्टर कलाम ने ये कहा था जी, सपने ऊंचे रखो, बड़े रखो, और उसके लिए ट्राई करो। हाँ, ट्राई करो। तो अच्छा, आज के युवाओं को मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज बात और कही थी सर, आपने वो कहा, फिर आप बोलना। डॉक्टर कलाम ने वहाँ एक बात कल बीच जिक्र था, एक सर उन्होंने कहा था, डॉक्टर कलाम की बात ये कि जिस देश के जो मंदिर हैं उनमें तो सोना ही छत हो, और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो टपक रही हो, तो उस देश का भविष्य क्या होगा। ये कलाम जी का स्टेटमेंट था, बड़ा मार्मिक फैक्ट है सर, फैक्ट है ना। तो आप ग्रेट इंडियन ना सर, मंदिर बनाना हो तो वो 2 ईंट रखो, उसमें पैसा ना लगे, 2 ईंट रखा करते पहले। हाँ, 2 ईंट मंदिर हो जाए, 2 ईंट रखा, नीचे का फ्लोर सा बनाया मंदिर। सर उन्होंने एक बात और कही कि भाई, जो उन्होंने एक बात बहुत कही कि भाई सपने जो है ना, सपनों के लिखा उन्होंने, एक वो उनकी बुक थी ना, आई थी ना, उस बुक में मैंने पढ़ी कि भाई लोग कहते हैं कि भाई सपने रात को आते हैं नींद में। वो कहते थे, उन्होंने लिखा नीचे अपनी कहानी कि भाई सपने नींद नहीं आने देते, नींद नहीं आने देते, सपने जो होते हैं तो नींद नहीं आने देते। बहुत बड़ी मार्केट। हाँ, तो युवाओं को, जैसे युवाओं को मैं अपना संदेश दिया सर, जब बच्चे में जुनून नहीं होगा ना किसी भी व्यक्ति में, तो उसमें सफल नहीं हो सकता। जुनून बिना इस दुनिया में ना होती सफल कमाई, और जिस का जुनून होया उसने शोहरत पाई। धन्यवाद, बहुत समय दिया।